नेक्स्ट अगर आप कम्बिनेशंस की बात करें, फर्दर कम्बिनेशंस को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं कि जी अगर हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो देन हमारे पास क्या होगा। अगर आप जो है वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो अगेन सीरीज़ में होने की वजह से करंट जो है वो हमारा वो सेम रहेगा, उसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब वन बाय वन हम रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज डिफाइन करेंगे, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज डिफाइन करेंगे और जो है हम इंडक्टर के लिए वोल्टेज डिफाइन करते हैं। अब हमारा जो वी आर है वो तो रिप्रेजेंट करता है जी रेजिस्टेंस को और वो करंट की डायरेक्शन में है, जबकि जो हमारा वी सी है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है, क्योंकि कैपेसिटर में हमारा वोल्टेज जो है वो लैग करता है, इसलिए आपको जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, जिसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो बराबर होगी आई एक्स सी के। लेकिन अगर आप इंडक्टर की बात करें तो जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट के लिहाज से लीड करता है, इसीलिए आपको जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड में नज़र आ रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल से। अब अगर आप देखें तो इस इन जनरल हमारा जो वी एल है और वी सी जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे। वी एल की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वी सी की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, अगर आप इन्हें एडअप करते हैं तो हमारे पास कोई डेफिनेट वोल्टेज जो है वो आएगा। लेकिन हम स्टडी करना चाहते हैं अपने सर्किट को स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, जिसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास क्या होगा कि जी वी एल और वी सी जो है हमारे पास वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो हमारी जो है कैपेसिटर के लिए जो रिएक्टेंस है वो बराबर होगी जो इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस है। देन क्या होगा जी हमारे पास जब एक्स सी जो है वो एक्स एल के बराबर होगी तो एक ख़ास पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम फाइंड आउट करते हैं एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी से, एग्जैक्ट इस फ्रिक्वेंसी पे हमारा जो सर्किट है उसमें इंडक्टिव बिहेवियर और कैपेसिटिव बिहेवियर जो है वो माइनस हो जाएगा और सर्किट जो है वो टोटली बिहेव करेगा रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जी जो हमारा रेजोनेंस पे जो हमारा जो सर्किट है क्योंकि वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है तो रेजिस्टिव के केस में हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो 1 होगा। इसके अलावा सीरीज सर्किट के केस में रेजोनेंस पर जो करंट है वो मैक्सिमम होता है। आपको इसीलिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करें फ्रिक्वेंसी और करंट के दरमियान, करंट को आप वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं और जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास फ्रिक्वेंसी है जो आप दे रहे हैं एसी की जो फ्रिक्वेंसी है, तो आप क्या देखते हैं एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपके पास जो है वो करंट मैक्सिमम है जो कि इक्वल होगा वी नॉट डिवाइड बाय आर के, और करंट मैक्सिमम का मतलब है रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी जी मिनिमम होगी। लेकिन अगर आप इस ग्राफ के दोनों अतराफ पे देखें तो एग्जैक्टली रेजोनेंस पे हमारे पास जो है वो वी सी और वी एल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। लेकिन अगर आप बात करें रेजोनेंस से लो फ्रिक्वेंसी पे तो रेजोनेंस से जो लो फ्रिक्वेंसी है वहाँ पर अगर आप देखें तो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारा जो कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस बढ़ जाती है, तो हमारा जो सर्किट है उसका जो बिहेवियर जो है वो कैपेसिटिव होगा। जबकि जो हाई फ्रिक्वेंसी है वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो हमारा जो सर्किट है वो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो इंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। यानी कि ये जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है इसमें लो फ्रिक्वेंसीज के लिए हमारा जो सर्किट का बिहेवियर है उसमें कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि जो सर्किट तीनों सर्किट एलिमेंट्स में से कैपेसिटर जो है उसका रोल ज़्यादा होता है और वही करंट को डिफाइन कर रहा होता है। जबकि अगर आप हाई फ्रिक्वेंसीज की बात करें तो सीरीज सर्किट के अंदर जो है इंडक्टर का बिहेवियर ज़्यादा होता है और इंडक्टर ही करंट की जो है वो फ्लो को डिफाइन करेगा, जबकि एग्जैक्टली रेजोनेंस पे जो बिहेवियर है वो टोटली रेजिस्टिव रह जाता है। तो हमारे पास 3 किस्म के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इस ग्राफ से जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो ये कि रेजोनेंस पे जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर हैं ये इनपुट वोल्टेज V से भी जो हैं वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप पैरेलल सर्किट देखें जिसमें हमारे पास जो है वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और इंडक्टर को जो है वो पैरेलल में लगाया गया है, तो इस केस में हमारे पास जो है अगर आप रेजोनेंस स्टडी करना चाहते हैं
जिस पे जी आपके पास जो है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो, देन हमारे पास सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए रिलेशन आ जाएगा। लेकिन पैरेलल के केस में जनरल क्या होता है कि जी हमारी जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल के केस के अंदर जो है रेजोनेंस पे मैक्सिमम होती है, और क्योंकि मैक्सिमम होती है रेजिस्टेंस, इस वजह से पैरेलल के केस में रेजोनेंस पे हमारे पास मिनिमम करंट जो है वो होगा, मिनिमम करंट जो है वो पास करेगा। इसी तरह से जो हमारे पास जो ब्रांच करंट्स हैं IL और IC जो है, यानी कि करंट जो इंडक्टर में से पास कर रहा है और जो कैपेसिटर में से पास कर रहा है, वो टोटल करंट जो I था हमेशा उससे वैल्यू में ज़्यादा होंगे। अब इस पे जो है ना रेजोनेंस पे ऐसा होता क्या है कि जी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। रेजोनेंस से पहले हमारे पास किस किस्म का बिहेवियर है और रेजोनेंस के बाद किस किस्म का बिहेवियर है। इसको अगर आप पैरेलल सर्किट से देखें तो पैरेलल के केस में हमारे पास करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। अब अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम है तो कम फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा जी, हमारा जो कैपेसिटर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जबकि जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो करंट जो है वो फ्लो करेगा थ्रू इंडक्टर, यानी कि आपके पास पैरेलल सर्किट के अंदर 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं R, L और C। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो L है उसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट जो है वो L के थ्रू जो है L ब्रांच में से फ्लो कर जाता है। तो जी करंट फ्लो कर जाएगा जो है हमारे इंडक्टर में से, रेजिस्टेंस कम से कम होगी, तो वो जो 2 पाथ हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाला उसे फॉलो करने की बजाय करंट सारे का सारा इंडक्टर में से गुजर रहा है, इस वजह से करंट मैक्सिमम है। जबकि अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी पे देखें तो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, तो जो सारा करंट है वो कैपेसिटर में से पास करता है। जबकि जो हमारा एट रेजोनेंस पे, क्योंकि जो हमारा लीडिंग करंट है कैपेसिटर का और जो लैगिंग करंट है वो उसका इंडक्टर का, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से करंट को पास होना होता है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में से, और जिसकी इसीलिए हम कहते हैं कि जी रेजोनेंस पर के केस में सारा करंट जब रेजिस्टेंस R में से फ्लो करेगा जो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करेगी, इसलिए हमारा करंट जो है वो रेजोनेंस पे पैरेलल के केस में कम हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ जो है 3 फेस AC की और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जी। सबसे पहले कि ये जो हमारे पास AC सप्लाई है हम इसको एज अ 3 फेस सप्लाई के तौर पे भी दे सकते हैं। अब ये 3 फेस सप्लाई का क्या मतलब है जी, हमारे पास जो है वो मैग्नेट के अंदर जो है वो जो कॉइल रोटेट करेगा, हम वो एक कॉइल यूज़ करने की बजाय अगर 3 कॉइल यूज़ कर लें और उन्हें 120 डिग्री के एंगल के साथ रोटेट करवाएं तो हमारे पास जो है वो एक ही वक्त में 3 फेस जो है 3 वोल्टेजेस जनरेट होंगे जो एक दूसरे के साथ जो हैं वो 120 के फेस के साथ होंगे। और अगर आप इनकी कोई सी 2 लाइन्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल वोल्टेज आएगा वो 400 वोल्ट के करीब होगा। और अगर जो है आप एक जो सेंट्रल न्यूट्रल वायर है उसको यूज़ करते हुए वोल्टेज कैलकुलेट करें तो हम AC सप्लाई 3 फेस AC सप्लाई में 230 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। और यही जो है ये हमारे 3 फेस AC सप्लाई की सबसे ज़्यादा अहम बात है कि हम 3 फेस AC सप्लाई में अपने वोल्टेज को अपने अकॉर्डिंग जो है अपने लोड के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कि जी जहाँ पर हमें 400 चाहिए हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें कम वोल्टेज चाहिए हम उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं और लोड जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर्स जो है वो किस तरह से काम करता है। अब मेटल डिटेक्टर की जो वर्किंग है वो इन जनरल LC सर्किट के ऊपर डिपेंड करती है। LC सर्किट को हम ऑसिलेटर सर्किट भी कहते हैं क्योंकि ये जो L और C है इसका जो कम्बिनेशन है वो ऑसिलेशन जनरेट करता है और इसी ऑसिलेशन की वजह से इसको हम ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। अब हमारे पास जो है मेटल डिटेक्टर के अंदर 2 ऑसिलेटर सर्किट्स हैं। एक जो है उसकी हम जो इंडक्टेंस है उसको LA से रिप्रेजेंट किया गया है, जो दूसरा है उसकी जो इंडक्टेंस है उसको हमने LB से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप किसी मेटल के पीस को इस डिटेक्टर के करीब लेकर आते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जिस तरफ मेटल का ऑब्जेक्ट आप रखेंगे वहाँ उसकी जो इंडक्टेंस है
वो चेंज हो जाएगी और उसके चेंज होने की वजह से उस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर जाएगी। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं जो आपके पास बी ऑसिलेटर है उसका जो इंडक्टर है वो डेफिनेटली तौर पर उसकी जो इंडक्टेंस है उसमें चेंज आएगा। अब उसमें चेंज आने की वजह से अगर आप रिलेशन देखें F = 1/2π√LC, तो अगर L में चेंज आएगा तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो हमारे ऑसिलेटर B की फ्रिक्वेंसी जो कि FOB से रिप्रेजेंट की गई है वो चेंज हो जाती है, जबकि FOA की फ्रिक्वेंसी कुछ और है। अब फ्रिक्वेंसी में जो चेंज है ये बीट जनरेट करता है जो कि जिससे जो है वो साउंड जनरेट होगी और हमें पता लग जाएगा कि जी कोई मेटल का पीस जो है वो डिटेक्टर के पास है, हम यानी कि हम मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है किसी किस्म कोई मेटल पीस ना हो तो LB और LA सेम रहेंगे, हमारे पास सेम फ्रिक्वेंसी होगी, सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर किसी किस्म की कोई बीट जनरेट नहीं होगी। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं जी इन जनरल ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन से जनरेट होती हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो काम किया था वो मैक्सवेल ने किया था, और मैक्सवेल ने बहुत ही ज़्यादा अहम इक्वेशंस दी, जिन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज एग्जिस्ट करे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को प्रोड्यूस करता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है वो फर्दर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज को प्रोड्यूस करेगा, और इसी तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है जो कि स्पेस में हर डायरेक्शन के अंदर प्रोपगेट करती है। अब क्वेश्चन ये है जी हमारे पास कि जी मैक्सवेल इक्वेशंस कौन सी हैं। तो सिंपली मैक्सवेल इक्वेशंस कोई नई इक्वेशंस नहीं है, ये वही इक्वेशंस हैं जो कि आप ऑलरेडी जो है वो अपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। गाज़ीज़ लॉ जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन है। देन हमारे पास जो एम्पेयर्स लॉ है वो मैक्सवेल इक्वेशन है। फैराडेज लॉ जो है वो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस है। इसके अलावा हम एक गाज़ीज़ लॉ की फॉर्म जो है वो मैग्नेटिज्म में भी यूज़ करते हैं, और ये टोटल 4 इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं। 2 जो है वो हमारे पास गाज़ीज़ लॉ हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी में और एक मैग्नेटिज्म में, एक हमारे पास एम्पेयर्स लॉ है और एक हमारे पास फैराडेज लॉ है। ये जो कंबाइन ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं, ये कोई नई इक्वेशंस नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी हमारे पास है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ की तरफ हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। देन रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास जो है उससे स्मॉल वेवलेंथ जो है उसमें हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स के बाद हमारे पास आ जाता है जी इंफ्रारेड रीजन, जिसमें जो है हम हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो है इंफ्रारेड में जो है ना हम मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक स्मॉल रीजन है नियरली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान में विजिबल पोर्शन का, जो कि जो है हमारी आइज़ जो है वो हम डिटेक्ट कर सकती हैं। दैन उससे जो ज़्यादा हमारे पास जो है वो जो शॉर्ट वेवलेंथ है उसमें आ जाती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। दैन हमारे पास उससे भी जो शॉर्ट वेवलेंथ हैं वो हमारे पास एक्सरेज हैं, और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस और सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं स्पेक्ट्रम में वो है जी हमारे पास गैमा रेडिएशंस। तो जी एक चीज़ इसमें आपने जो ज़हन नशीं करनी है वो ये है कि जी अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली तौर पे कम होगी। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम होगी, और अगर गैमा की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डेफिनेटली तौर पे बाकी के मुकाबले में ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किस तरह से कर सकते हैं। अगर जी एक चार्ज जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहते हैं तो आपको उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना होगा, जिसे हम करंट कहेंगे, और करंट जो है वो अपनी सराउंडिंग के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन अगर आप उस चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करना चाहते हैं और वो एक दूसरे को जनरेट करेंगे, यानी कि हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करना चाहते हैं तो हमें
उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना होगा। और हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए AC सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास जो है एक डाइपोल क्रिएट हुआ है और इस डाइपोल को जो है हम ऑसिलेट करवाते हैं यूजिंग एन AC सोर्स। अब ये जो AC सोर्स है ये क्या करेगा, करंट इसमें अल्टरनेट होता रहेगा, तो चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस ऑसिलेशन से इसकी सराउंडिंग में जो है वो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं बल्कि ये वेरिएबल होगी। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चेंज हो रही है, तो इस चेंजिंग की वजह से हम क्या देखते हैं कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फर्दर जो है उसके फ्लक्स में चेंज आएगा, तो वो फर्दर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो ये हमारे पास एक जो है वो रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना की एक सिंपल फॉर्म है जिसमें चार्ज की जो ऑसिलेशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो जनरेट करती है। इस तरह से जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एंटीना से ट्रांसमिट होती हैं और प्रोपगेट करती हैं चारों तरफ। दैन अगर आप जो है इन वेव्स को रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम एक रिसीवर जो है वो एंटीना जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए रेडियो के अंदर में हमारे पास एक एंटीना है। एंटीना पर जो है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके स्ट्राइक करती हैं तो रेडियो के अंदर जो है हमारे पास एक ऑसिलेटर सर्किट मौजूद होता है। अब ऑसिलेटर सर्किट के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर होता है जी और एक इंडक्टर है। अब हम जो अपने रेडियो में जो ऑसिलेटर सर्किट यूज़ करते हैं वो एक वेरिएबल ऑसिलेटर है, यानी कि उसमें जो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो वेरिएबल होता है। हम उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करके फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे जी, हम अपने रेडियो की ट्यूनिंग करेंगे और उस ट्यूनिंग का मतलब ये है कि हम अपने रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है, अब जो कैपेसिटेंस है वो एडजस्ट कर रहे हैं और उस कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली जो है हम अपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हैं। जब हमारे रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है वो आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो रेजोनेंस का फिनोमेना अकर करेगा, जिससे हमारा जो नेट एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो बढ़ जाएगा और वो सिग्नल जो है वो हमारे रेडियो पे जो है वो उसकी जो है वो तरसील जो है वो शुरू हो जाएगी और इस तरह से हम वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन जो है वो हमें सुनाई देना शुरू करेगा। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसमिशन के लिए जो हम सबसे अहम एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं जी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन सिंपली क्या है कि जी हम जिस अपने इनपुट सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं हम उसे डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते, क्योंकि वो इतना वीक सिग्नल है कि वो बहुत जल्दी डाई आउट कर जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे जी, हम अपने सिग्नल को मिक्स करते हैं एक हैवी सिग्नल के अंदर जिसको कैरियर वेव कहते हैं, और इस मिक्सिंग का नाम जो है वो मॉड्यूलेशन है। यानी कि इनपुट सिग्नल, स्मॉल इनपुट सिग्नल को जो आपका कैरियर वेव है उसमें मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब ये जो मॉड्यूलेशन है ये दो तरह की होती है इन जनरल। एक है जी हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरी है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें मिक्सिंग कुछ इस तरह से होगी कि जो हमारे पास फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा होगा और हमारे पास जो है वो बीट्स की फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं एंटीना से और वो जो है वो दूर दराज तक जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाते हैं। अब जी ये जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसकी रेंज जो है वो 540 किलोहर्ट्ज़ से नियरली 1600 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। जबकि इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन फॉर्म वो है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जब हम सिग्नल को हैवी सिग्नल में मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है उसके अंदर जो है हम क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है। कहीं पे हमारे पास वेवलेंथ जो है वो कम है, कहीं पे वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, और इस किस्म की मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो कहेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसके अगर आप अकॉर्डिंगली देखें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है उसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा ये इसकी जो क्वालिटी है ट्रांसमिशन की वो भी जो है बहुत बेहतर है AM के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो हमारी FM जो है इसकी जो रेंज है वो कम है AM के लिहाज से,
लेकिन क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बहुत बेहतर है, इसलिए इसे आजकल जो है न्यूज़ सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ये ऑब्स्टेकल्स से जो है वो भी बैंड नहीं होती, यानी कि इसमें डिफ्रैक्शन का जो होना है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए कई एतबार से जो FM जो है वो AM के ऊपर जो है वो तरजीह रखती है। कुछ MCQ देख लेते हैं जी इससे रिलेटेड। एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ एन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज़, तो रेजोनेंस पे हमारे पास जो है वो पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस क्या होगी, तो जो पैरेलल सर्किट में हमारे पास जो है वो इम्पीडेंस हमेशा मैक्सिमम होती है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। देन है जी हमारे पास व्हेन अ मेटल ऑब्जेक्ट कम नियर द सर्च कॉइल ऑफ द मेटल डिटेक्टर इट्स फ्रीक्वेंसी, अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट जो है वो मेटल डिटेक्टर के पास आप लेकर आते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जी जब आप मेटल का पीस डिटेक्टर के करीब लेकर आएंगे तो जो हमारा जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। अगर इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो कम हो जाएगी तो हमारे पास F = 1/2π√LC से अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो गई है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। थैंक यू।